नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। कोरोना के हालात पे आज बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीपी द्विवेदी हैं, विजयपति द्विवेदी सर, जो चंदौली के सीएमओ हैं। इनसे जानेंगे कि जो सेकेंड लहर थी उसमें कैसे काम किया इन्होंने और आगे जो प्लानिंग है क्या है। इन सारी चीज़ों को लेकर आज इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल सर, दूसरी लहर जिसमें कम समय में संसाधनों की जो उपलब्धता की अगर हम बात करें तो उपलब्धता कम थी, इसको किस तरीके की चुनौती के रूप में लिया आपने और कैसे उपलब्ध करवाया? एक कोविड निमोनिया की जो द्वितीय लहर थी, इसमें बहुत तेज गति से संक्रमण फैल रहा था और संक्रमण के बाद कोविड निमोनिया भी बहुत तेज़ गति से हो रहा था। तो इसमें सीवियरिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी और इन्फेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में ऑक्सीजन सबसे बड़ी टूल बन के हमारे सामने थी, उसकी उपलब्धता। तो मैंने 300 जंबो सिलेंडर का इंतज़ाम आनन फानन में कर लिया। अच्छा। इससे क्या हुई कि हमारा 1 मिनट की भी सप्लाई कहीं बाधित नहीं हुई, जिसके कारण असुविधा हो जाती। तो एक लाभ तो उसकी वजह से मिला कि हमें सतत निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई बनी रही। ओके। दूसरा सर, अस्पतालों में खास तौर पे जो रूरल एरियाज में अस्पताल है वहाँ पे जो पुरानी पद्धति है उसी के हिसाब से काम होता है, तो ये कैसे ठीक करेंगे या चैलेंजेस हैं आपके लिए? यस, पुराने अस्पताल बने ही थे, अभी तक चले आ रहे सभी रोगों के लिए। पुराने रोग, पुराना अस्पताल, पुरानी पद्धति, पुराना इंतज़ाम। ये तो एकदम नया वायरस आया है और इसने हम लोगों को अचानक संसाधनों की तरफ, चिकित्सकों की उपलब्धता की तरफ एवं चिकित्सा विज्ञान की आधुनिकता की तरफ भी सोचने के लिए मजबूर किया। लेकिन तीनों से हम लोगों ने इसका डटकर सामना किया है, परिणाम से आप अवगत हैं। सर, प्राइवेट अस्पतालों के लिए जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, जैसा कि शासनादेश है कि फ्री चिकित्सा देनी है कोविड के केसेस में, उनके लिए क्या गाइडलाइन है, क्या प्रावधान है और किसी ने अगर इलाज करवाया है तो अपना पैसा कैसे वापस ले सकता है, इस तरीके का क्या, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। यस, गवर्नमेंट ने शासनादेश जारी करके शुल्क निर्धारण कर दिया है प्राइवेट चिकित्सालयों के लिए। और गवर्नमेंट के चिकित्सालय जब इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि हमारे यहाँ बेड उपलब्ध नहीं है, तब वो प्राइवेट चिकित्सालय में जाएगा तो उसका शुल्क सरकार उठाएगी, इलाज निःशुल्क होगा और आयुष्मान भारत की दर पे गवर्नमेंट उसका भुगतान करेगी। सर, L1, L2 और L3 के लिए कुछ जो फिक्स चार्जेस हैं, बेड चार्जेस, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ताकि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वो ज़्यादा चार्ज न करे। तिवारी जी, L1 यहाँ है नहीं, न ज़रूरत पड़ी इस बार। L2 है हमारे पास। L3 तो तब हम लोग कहते हैं जब L2 में भर्ती मरीज़ की स्थिति इतनी ख़राब हो जाए कि उसका कोई न कोई अंग फेल करने लगे, हेपेटोरीनल फेल्योर होने लगे, रेस्पिरेटरी फेल्योर होने लगे, अब हमें और सपोर्ट की आवश्यकता पड़े, जैसे डायलिसिस वगैरह के इंतज़ाम की, देन वी कॉल L3 फैसिलिटी। तो यहाँ जो भी हमारे हॉस्पिटल थे वो L2 कैटेगरी के हॉस्पिटल थे, वेंटिलेटर बेस्ड, ऑक्सीजन सपोर्टेड हॉस्पिटल थे, दवाओं की उपलब्धता थी, इसलिए हम अच्छा परिणाम देने में सफल थे। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए क्या चार्ज फिक्स है सर? प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो चार्ज फिक्स है, इसको पेपर में प्रकाशित हमने करा दिया है, गाइडलाइन है, उसकी एक कॉपी आपको भी दे देंगे। सर, 3 तरह के अटैच करना पड़ेगा, बता दीजिए थोड़ा सा कि कितना चार्ज लेना है। 3 तरह के रेट हैं इसमें। एक है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, दूसरा है आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर, तीसरा है आईसीयू विथ वेंटिलेटर। तीनों चार्जेज इसमें हैं जो 4000 से लेकर 9000 तक की सीमा तक हैं। इसमें सभी चीज़ इंक्लूडेड है, जांच से लेकर 9000। हाँ, जांच है, दवाई है, ऑक्सीजन है, सभी तरह के टेस्ट हैं, सब इंक्लूड करते हुए ये सरकार ने नियम किया हुआ है। कोई हॉस्पिटल अगर 9000 से ज़्यादा चार्ज करता है उसके लिए क्या प्रावधान है? 9000 से ज़्यादा चार्ज करने वाले हॉस्पिटल की सूचना अगर हमें प्राप्त होती है, हम कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे।
सर जैसा कि वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करें, आम दिन में आपको जैसे बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल 8-10 घंटे 12 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन कोविड काल में कभी रात को फ़ोन बज रहा है 11 बजे, हमको अब बेड नहीं मिल रहा है, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया आपने? ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसे ही जीवन मेरा बीता है सेकेंड लहर में। जबकि फर्स्ट लहर में हम जौनपुर के भी नोडल थे, 500 तक संख्या पहुंच गई थी और पूरे डिस्ट्रिक्ट के हम नोडल थे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जब तक हम इसको डिवीज़न करें, अपने एडिशंस में बांटें, तब तक पूरा भार हमारे मोबाइल पे आ गया। और दिन रात हमने अपना प्राइवेट सहित सीओजी लाइन को चालू रखा और सबको रिस्पॉन्ड करते गए और बोलते गए कि बेहिचक घड़ी मत देखिएगा, जिस भी समय मेरी ज़रूरत पड़े आप तुरंत हमको फ़ोन करिएगा। हमने सभी मरीजों को वेलकम किया, भर्ती किया, इलाज किया और मुझे सुकून है कि बहुत बड़ी संख्या की 13वीं को हमने बरही में बदल पाया है। सर अधिकतर जो डॉक्टर्स हैं और जो अधिकारी हैं, कितना सहयोग मिला इनसे आपको, जो आपसे अटैच्ड हैं उनके बारे में? नहीं, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। और पता नहीं किसको, जिसको ही जो काम कह देते हैं वो बढ़ चढ़ के सब करते हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी है। ब्लैक फंगस सर एक नई चुनौती बन के आ रहा है, हालांकि अभी अपने ज़िले में भी केसेस नहीं आए हैं, हालांकि राज्य सरकार ने इसको महामारी घोषित कर दिया है कल, तो इसको लेकर क्या प्लानिंग है आप लोग की? कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? क्या दिक्कतें आएंगी तो उसको कैसे ठीक करेंगे आप? देखिए, फंगस डिजीज़ बहुत कम होती थी। दाद है, रिंगवर्म है, टीनिया है, स्किन डिजीज़ हैं, अभी तक इसी तरह की केसेस होती थी। लेकिन एक फंगस है जिसको कहते हैं राइजोपस, जिसका रंग तो होता है सफ़ेद, लेकिन बीमारी जो पैदा करता है वो काले रंग की होती है, इसलिए इसका नाम है ब्लैक फंगस। ठीक है, एक कालापन इसलिए आता है तिवारी जी कि जो ब्लड सप्लाई है उसी को ये खाता है। ओके। तो जिस अंग को अफेक्ट करता है वो काला पड़ जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो अंग विदाउट ब्लड हो जाता है। विदाउट ब्लड जो हो जाता है वो गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन इज़ ब्लैक। तो एक मिसनामर टाइप का है, ब्लैक फंगस है, लेकिन इट इज़ इफेक्ट ऑफ द हिंड्रेंस इन द ब्लड सर्कुलेट। तो इसके लिए क्या प्लानिंग है सर? कैसे इसको वो कंट्रोल करेंगे? या कोई केसेस आते हैं तो दवा वगैरह आपने प्री ऑर्डर कर दिया है? इसका सबसे पहले तो तात्कालिक पहचान हो जानी चाहिए। डॉक्टर पकड़ ले कि इसको ब्लैक फंगस है, और उस समय एम्फोटेरेसिन एंटी फंगल दवा आती है, उसको स्टार्ट कर दीजिए अच्छी डोज में। सिम्टम्स क्या है सर? जैसे किसी मरीज को अगर लगता है कि मेरे को है तो जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल तो सब लोग ही डॉक्टर बन गए हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो क्या सिम्टम है जिससे हमारे जो दर्शक है जान पाए कि नहीं ब्लैक फंगस है? आंखें लाल होने लगती हैं, एक तरफ के चेहरे में सूजन आने लगती है, रंग उसका काला पड़ने लगता है, और बहुत तेज़ हेडेक होता है जो दवा लेने से भी जल्दी नहीं जाता है एक साइड में। तो समझ लीजिए कि इसमें ब्लैक फंगस का थर्ड वेव की बात की जा रही है सर, जैसे जाके कहा जा रहा है कि बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा है, तो इसके लिए कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह आपने या शासन ने जो मिलकर तैयार किया होगा, क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे इस पे काम करेंगे? रेगुलर डेली बेसिस पे हम लोगों को गाइड किया जा रहा है, निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, और हम 100 बेड का यहाँ और 100 बेड का चकिया में एक पीडियाट्रिक विंग्स बना रहे हैं, जिसमें 20 बेड तो पीडियाट्रिक आईसीयू के होंगे, 80 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के होंगे। हम 1 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए ज़्यादा सुविधा देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सुविधाओं के लिए जो मशीनरी है वो एडल्ट वयस्क के लिए जो मशीनरी उससे थोड़ा भिन्न है। हम सांस लेते हैं एक बार में एडल्ट तो 500 ml लेते हैं, आधा लीटर, बच्चे 100-200 उम्र के हिसाब से लेते हैं, इसलिए उनके लिए और संसाधन हम जुटा रहे हैं। बच्चों के डॉक्टरों की भी कमी है, उस पर क्या अगर देखा जाए तो हमें जहाँ तक है पता है कि बहुत कम ही डॉक्टर्स हैं। हाँ, तो स्पेशलिस्ट जो है बच्चों के केस में, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? आप कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग वगैरह कुछ कहीं से हायर कर रहे हैं, ऐसा कुछ? 6 सरकारी चिकित्सक हैं जो पीडियाट्रिशियन हैं, उनकी हमने एक टीम बना लिया है। इनके साथ प्राइवेट पीडियाट्रिशियंस को भी जोड़ दिया है, और इनकी सतत ट्रेनिंग चल रही है। ऐप बना दिया है, उससे सब लोग जुड़ रहे हैं, और हमें कतई सरकारी प्राइवेट न केवल पीडियाट्रिशियन को जोड़ रहे हैं,
हम और पैथी के भी जो डॉक्टर हैं जो केवल MBBS हैं या दूसरी स्पेशलिटी के हैं, उनको भी पीडियाट्रिक्स की बेसिक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों में वेंटिलेशन देना, नेबुलाइजेशन देना, ड्रिप लगाना, CVP कैनुला देना, इंट्यूबेट करना, वेंटिलेट करना, ये ऐसे प्रोसीजर हैं कि 4-5 दिन आपस में 4-4, 5-5 घंटे हम लोग शेयर कर लें तो हमारा हैंड्स और कुशलता निश्चित रूप से उसके समानांतर हो जाती है। इसकी बहुत बड़ी बेनिफिट मिलेगी। सर, आप एक सीनियर फिजिशियन है, थर्ड वेव को लेके आपके क्या आकलन है, किस तरीके की होगी ये, कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? देखिए, ये वैज्ञानिक भविष्यवाणी है, हम डरते नहीं हैं, किसी भी लहर से नहीं डरते हैं। मेरा तो मानना है हिरोशिमा नागासाकी पे बम्बार्डमेंट हुआ, क्या जापान नष्ट हो गया? तो ये वायरस बहुत नहीं बिगाड़ लेगा और चैलेंजेस ज़रूर लाएगा। कम समय में ज़्यादा बीमार कर देना, देर से लोग जाग के उठते हैं, 5-5 दिन बुखार में घर पड़े रहेंगे, दवाई भी नहीं खाएंगे, सलाह भी नहीं लेंगे, जांच भी नहीं कराएंगे, और जब आएंगे गैस्पिंग स्टेज में हॉस्पिटल तो मुझे दुख होता है कि समय से आते तो हम बचा पाते। वही सर, एक कोई अपील या जानकारी जो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई एडवाइस आप देना चाहते हो कि आप कब हॉस्पिटलाइज हो, कब ना हो, या जल्दी से बताएं, इस तरीके का कुछ आप कहना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए सर। लोग सुन लें, जान लें। 51 व्यक्तियों से सुसज्जित 24x7 का हमारा ICCC सेंटर कलेक्ट्रेट में स्थापित है। वहाँ से किसी भी शिकायत की, किसी भी प्रार्थना पत्र का, किसी भी आवश्यकता का निरंतर त्वरित निस्तारण हम करा रहे हैं। कृपया लोग उससे जुड़े रहें, घर में रहें तो जैसा कहा गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का नियमानुसार नाक के ऊपर तक पहनना, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रखना, खान पान का ध्यान देना, अक्सर गर्म भोजन करना, दवा जो बांटी गई है मेडिकल किट्स, हर ज़रूरतमंद जिसको बुखार है, खांसी है, उस दवा का इस्तेमाल करें। और किसी को नया बुखार खांसी कुछ होता है तो हमारी 799 सर्विलांस टीम पूरे गांव कवर कर रही है, उसको ज़रूर जानकारी दें, उससे तालमेल रखें, उसका नंबर रखें। और 102 की संख्या में हमारी RRT टीम गांव लगी हुई है। जो सर निगरानी समिति हमें सूचना देती है RRT टीम को, ये जाके तुरंत उसका सैंपलिंग करते हैं, दवा भी बांटते हैं, फॉलोअप भी करते हैं, 5वें दिन पुनः फॉलोअप करते हैं अगर उसको बुखार इत्यादि रहा, और जो जिस लायक है उस फैसिलिटी के लिए एडवाइस करते हैं, होम आइसोलेशन से लेके हॉस्पिटलाइजेशन तक। ये डॉक्टर VP द्विवेदी CMO थे हमारे साथ चंदौली के, जिन्होंने बताया, बड़े बेबाकी से बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, एडवाइस भी दी, लोगों से अपील भी की। हमारी भी आपसे अपील है कि कोविड जो बिहेवियर है उसके हिसाब से काम करें, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें, अपने आप को हाथ धोते रहें, और सबसे बड़ी चीज़ है घर से बहुत ज़रूरी ना हो तो ना निकलें। और तीसरी वेव की जो चैलेंज है उसके लिए भी इन्होंने बताया क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। बाकी आप बेधड़कnews.com देख रहे थे, अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।